Hello student, welcome in PN National Public School online classes. Now I am your bio teacher Shivendra Kumar and today we are start the structural organization in animal tissue. This is the chapter 7 of class 11th. Okay, now start this chapter. First of all, you know that what is tissue. आपको पता होगा कि टिश्यू एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ द सेल विच परफॉर्म अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज कॉल्ड टिश्यू। तो जो टिश्यू होता है वो क्या होता है, सेल की एक ग्रुपिंग होती है, ठीक है, जो कि आप अगर देखो तो उनकी जो ओरिजिन होती है, उस सेल की जो ओरिजिन है, ठीक है, वो सेम होती है, उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेम होते हैं और उनसे फॉर्म होके जो ग्रुपिंग बनती है वही टिश्यू का फॉर्मेशन करती है और उनकी फंक्शनिंग जो होती है वो सेम होती है, सिमिलर होती है। तो अगर हम देख के चले, एक सेल तो आपको पता ही होगा, सेल के लिए मैं ऐसे थोड़ा सा जनरल आपको बता दे रहा हूँ। सेल में सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो सेल में आप क्या देखते हो, सेल के स्ट्रक्चर्स को। तो सेल में अगर बेसिकली अगर उनके स्ट्रक्चर्स को हम लोग देख के चलें तो उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, उनमें स्ट्रक्चर आता है, अगर जनरली अगर हम लेके चलें तो अगर सेल हम बनाएं तो ये सपोज देन ये सेल है, ठीक है, दिस इज द सेल। सेल में अगर हम बेसिकली अगर डिवाइड करें तो इसके 3 रीजन्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 रीजन्स में जो फर्स्ट जो होता है इसको हम सेल वॉल या फिर क्या कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देख के चले, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, तो ये अलग अलग में अलग अलग होता है। जैसे प्लांट सेल का स्पेशल फीचर होता है कि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। बट अगर हम एनिमल सेल की केसेस में देखें तो यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बट आप ये जानते रहो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सब में प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन तो आपको सब जगह पे मिलेगा। तो यहाँ पे ये रीजन हो गया। ये जो आपको सेंट्रल में जो लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में इसका क्या है, ये है न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन से लेके और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनके बीच का ये जो पार्ट है, यही पार्ट क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये पार्ट क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें होती है, इसी साइटोप्लाज्म में जो है वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और वो उनकी फंक्शनिंग डिफरेंट होती है और उसी को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स। अब देखो सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो सेल से भी छोटा है। कभी कभी आपको सीक्वेंस में ये सीक्वेंसिंग पूछ ली जाती है कंपटीशन में कि आप जैसे आपको दिया है सेल ऑर्गेनेल दिया है, ठीक है, सेल दिया है, टिश्यू दिया है, ऑर्गन दिया, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी, तो ये तो मैंने आपको एक सीक्वेंस में बता दिया। बट आपको यहाँ पे ये देखना होता है कि सबसे छोटा यूनिट अगर लेके चलेंगे तो सेल ऑर्गेनेल देन सेल, ठीक है, और सेल के बाद आप अगला जो पढ़ोगे उसमें टिश्यू को पढ़ोगे। टिश्यू से फॉर्म होता है ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और उन टोटल ऑर्गन सिस्टम को मिला के क्या बनता है, हम लोग की होल बॉडी बनती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू, ये हम लोग का चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू। तो आप देखो बेसिकली जैसे इससे जो पहले के प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनमें बेसिकली केवल हम लोगों ने ये देखा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम लोग के सराउंडिंग में, इनको अगर हम कैटेगराइज करें तो उनका कैटेगराइजेशन जो होता है, जिसके बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो स्पेशल आप पूरे के पूरे सराउंडिंग में प्रेजेंट चीजों को 2 में डिवाइड कर सकते हो। एक जो होगा उसको नॉन लिविंग और दूसरा लिविंग में करते हैं, उनके स्पेशल फीचर्स होते हैं, उनके बेसिस पे इनका कैटेगराइजेशन होता है। देन उसके बाद आप लोगों ने हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है उसका क्लासिफिकेशन, क्योंकि अगर हम स्टडी करें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली तो हमारे पास उतना टाइम ड्यूरेशन होता ही नहीं है कि हम सारे इंडिविजुअल के बारे में पूरा का पूरा डिटेल जान सके। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ग्रुप्स बनाते हैं और वो ग्रुपिंग का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड
क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का यूज करके हम बेसिकली चीजों को कैटेगराइज करके डिफरेंट पार्ट्स में भेजते हैं। अब देखो जब डिफरेंट पार्ट्स में भेज दिया तो कुछ उसमें से हुआ मोनेरा का पार्ट, कुछ हुआ प्रोटिस्टा का पार्ट। मैं अभी जो आपको बता रहा हूं ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है दैट इज गिवन बाय विटेकर। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका कुछ जो है वो मोनेरा का पार्ट हुआ। इट मींस कि इसमें क्या हो गया, मोनेरा में अगर हम लोग लेके चले तो मोनेरा में आता क्या है, उसमें आते हैं जो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक होता है उनका कंसिडरेशन वहां पे हम लोगों ने किया था। तो अगर उसको देखें तो वहां पे हो गया, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आ गए, बैक्टीरियाज आ गए, यू बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया, ये सारी चीजों को हम लोगों ने ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो तो मोनेरा के बेसिस पे हो गया। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा होगा प्रोटिस्टा, तो उसका भी था ऐसे ही फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इसको हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। जब क्लासिफिकेशन हम लोग का फाइनल हो गया तो अगला क्या पढ़ा हमने, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा और उसका जो आउटर अपीयरेंस है, यानी कि वो एक्सटर्नल जो फीचर होता है वो कैसा दिख रहा है, आउटर अपीयरेंस को हमने पढ़ना शुरू किया सारे ऑर्गेनिज्म का। हमने प्लांट की स्टडी की, ठीक है, प्लांट के बारे में सारी चीजों को पढ़ा, फिर उसकी एनाटॉमी पढ़ी, ठीक है, वो सारी चीजें थी। अब देखो जब क्लासिफिकेशन की बात आई थी और एनिमल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था तो उनमें क्या किया था हम लोगों ने, एक क्राइटेरिया डिसाइड किया था, कुछ कैरेक्टर डिसाइड किए थे, उन कैरेक्टर के बेसिस पे ही हम लोगों ने उसको क्लासिफाई किया था। तो उसमें भी एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स हैं उनकी बेसिस पे हम चीजों को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जब हमने एक्सटर्नल सारी चीजें का स्टडी कर लिया तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कि एनिमल का जो टिश्यू लेवल का स्ट्रक्चर है तो उसको हम कैसे डिसाइड करें। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज टिश्यू, ठीक है, तो एनिमल के लिए टिश्यू का ये पार्ट हो गया। देन यहाँ क्या है, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनके टिश्यू के टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप के टिश्यू जो होते हैं वो एक एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एनिमल में टिश्यू होते हैं, फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है यानी कि एपिथेलियम टिश्यू फर्स्ट वन होता है। नाउ सेकेंड वन इज द कनेक्टिव टिश्यू, तो ये क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, सेकेंड है पार्ट टिश्यू का ही। थर्ड जो पार्ट होता है मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट वन इज द न्यूरल टिश्यू। इट मीन्स कि उसका जो होल बॉडी है, इस होल बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए ये 4 टाइप के बेसिकली जो टिश्यू है ये उसको फॉर्म करते हैं और इन सब की फंक्शनिंग अलग अलग होती है। ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं जिससे कि हम लोग का होल बॉडी सिस्टम फॉर्म है, उनमें जो टिश्यू बने हैं, जो जिन टिश्यू से वो ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम बने हैं, तो उसी को हम लोग को बेसिकली यहाँ पे चीजों को पढ़ना है। तो फर्स्ट जो हम लोग का है वो कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो आप एक तरीके से ये समझिए कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एक तरीके का एक कॉम्पैक्ट टिश्यू की एक लेयरिंग होती है, ठीक है। जो कॉम्पैक्ट टिश्यू होता है उसकी एक लेयरिंग है जो कि प्रेजेंट होता है और ये फॉर्म करता है हमारी बॉडी की लाइनिंग को। 2 तरीके के लाइनिंग को फॉर्म करता है, एक तो आउटर लाइनिंग, ठीक है, तो आउटर वाला जो पार्ट होता है जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो डायरेक्ट किसके वो संपर्क में होता है, वो होता है एनवायरनमेंट के, ठीक है। और सेकंड जो होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर की जो बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, ये इनर लाइनिंग क्या होती है, वो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होता है। तो ये क्या होता है, एक एक्सटर्नली होता है और दूसरा क्या होता है, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होता है। तो आप ये समझिए कि ये एक तरीके से हमारी बॉडी के सरफेस को, ठीक है, बॉडी के सरफेस, आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस, ये बॉडी के सरफेस को क्या करता है, वो आपको डिफाइन करता है, उसके बारे में ये सारी चीजें आपको पता चलती है। तो बॉडी का सरफेस ये सब फॉर्म कर दिया, ये कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट होता है और ये क्या करता है, एक तरीके का हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन या कवरिंग या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का वर्क करता है। तो ये हो गया आपका एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। एपिथेलियम टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप में।
फर्स्ट टाइप जो है वो है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, पहला जो टाइप है दैट इज द सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, एंड सेकेंड वन इज द कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। वन बाय वन हम लोग को सारा स्टडी करना है, तो इसमें क्या करता है हम लोग, जो पहला है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स that function the lining of the body cavity, duct and tubes। ठीक है, जो बॉडी की लाइनिंग होती है, ठीक है, जो इनर अगर कैविटी की बात करें तो उन सबको ये फॉर्म करने का वर्क करता है। उसके बेसिस पे इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, इनकी फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे इसको सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसमें है एक्वेमस, जो है वो एपिथेलियम टिश्यू। इसमें देखिए ये स्ट्रक्चर से आपको ये सारी चीजें पता चल रही है कि यहाँ पे क्या है, एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन हुआ है। एक सिंगल लेयर क्या है, इस टिश्यू का फॉर्म होता है। और इसमें देखिए इसमें दो चीजें हैं, जैसे ये टिश्यू है तो सेल से ही इनकी ग्रुपिंग है। तो यहाँ पे आपको देखो न्यूक्लियस का पार्ट आपको डेंस दिखाई दे रहा है उसके कंपोनेंट में, और ये साइड का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये जो पार्ट होता है जो साइटोप्लाज्म का आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जनरली आप देखिए जो हमारे जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स में जो स्ट्रक्चर होती है उनकी बाउंड्री को ये फॉर्म करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम लोग का जो लंग्स है, तो लंग्स में अगर इंटरनल पार्ट पे जाए तो उसमें क्या होता है, एयर सैक। ठीक है, तो एयर सैक की जो लाइनिंग है, ठीक है, तो एयर सैक की लाइनिंग एक्वेमस होती है। इट मींस कि यहाँ पे क्या है कि वहां पे फंक्शनिंग होती है डिफ्यूजन की। क्या फंक्शन करता है वो, डिफ्यूजन का फंक्शन करता है, और वहां पे जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो डिफ्यूज होती है। तो डिफ्यूजन आपको दिखाई देता है इसमें। सेकेंड जो है आपका जो अगला है वो क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब यहां देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी जो है वो एक सिंगल लेयर्ड जो है वो स्ट्रक्चर है। ये भी क्या होता है, ये भी कॉम्पैक्टली इनका अरेंजमेंट होता है। और इनकी जो सेल्स है, जो ये सेल्स आपको दिखाई देती है, ये कैसी है, क्यूब शेप्ड होती है। ठीक है, तो क्यूब शेप्ड के वजह से इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। यहाँ पे जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको सेंटर में देखिए न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और नीचे जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, ये भी हम लोग की इनर लाइनिंग को, स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसमें अगला जो आता है कॉलुमिनर एपिथेलियम। जो कॉलुमिनर एपिथेलियम है इसका फीचर इससे अलग है। ये देखिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये एक सेल को अगर देखो, और यहाँ इस दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास होता है। ठीक है, उसके बेस के पास आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो इनका जो ये नेम है वो नेम किसके बेसिस पे है, उनके शेप के बेसिस पे इनके नेम आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो ये शेप के बेसिस पे हो गया। देन अगला जो होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम से आपको मैं क्लियर कर दूं, सिलिएटेड एपिथेलियम इट मींस कि इसमें क्या होता है कि ये किसके फॉर्म है, ये फॉर्म है क्यूबॉइडल या कॉलुमिनर। क्यूबॉइडल या कॉलुमिनर जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, इस एपिथेलियम टिश्यू पे अगर क्या हो कि उसकी एक जो सरफेस है, जो फ्री सरफेस है, उस फ्री सरफेस पे अगर आपको सीलिया प्रेजेंट हो जाए, फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट हो, सीलिया प्रेजेंट हो, तो इससे क्या कहेंगे, इस टाइप के एपिथेलियम टिश्यू को कहेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। क्या होगा ये, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ये उन प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं जहां पे किसी जो पार्टिकल्स हैं या फिर किसी जैसे म्यूकस, आप समझो म्यूकस, उसके फ्लो जो होता है, डायरेक्शन फ्लो के मतलब जो लिक्विड मटेरियल है, उस लिक्विड मटेरियल के फ्लो को डिसाइड करता है, उसके डायरेक्शन को डिसाइड करता है कि वो किधर मूव करेगा। तो वो मूवमेंट किसके वजह से डिसाइड हो रहा है, इन सीलिया के। सीलिया जब ऐसे
इसमें मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट के वजह से इनमें जो है वो मटेरियल क्या करते हैं, उनको एक डायरेक्शन मिलता है और उस डायरेक्शन में ये क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो ये सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में आपका हो गया। अब देखो जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो इन्हीं दोनों से ही फॉर्म हो सकते हैं। हो सकता है वो क्यूबॉइडल टाइप का हो सकता है वो कॉलमनर टाइप का हो, बट उसमें क्या स्पेशल फीचर होगा कि उसमें सिलिया प्रेजेंट होगा। देन इसमें आता है अगला जिसको कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है ये क्या होता है कि ये स्पेशल टाइप का, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि जो ग्लैंडुलर है उसका मेन फंक्शनिंग ये होता है कि ये एक्ट एज अ ग्लैंड। ठीक है, वो कैसा एक्ट करेगा, वो एक ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। और ग्लैंड की तरह एक्ट करने का मतलब है कि वो कोई ना कोई चीज अपने अंदर से सिक्रीट आउट करता है। ठीक है, तो किसी चीज का, किसी सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम में। और जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये बेसिकली अगर हम डिवाइड करें तो इसको टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड सेकेंड वन इज द मल्टी सेलुलर ग्लैंड। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर को, तो यहाँ स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका यूनिसेलुलर ग्लैंड है, इस यूनिसेलुलर ग्लैंड में एक सिंगल जो है वो सेल वो उस ग्लैंड का फॉर्मेशन कर रहा है। एक सिंगल सेल है जो इस ग्लैंड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर में देखो ये स्ट्रक्चर जो है जहां पे सिक्रीशन, जिसके थ्रू सिक्रीशन होता है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 ढेर सारे जो है वो सेल्स अरेंज है और उन सेल्स का एक साथ जो है वो फ्लो होता है और उसके साथ सिक्रीशन इसके थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो सिक्रीशन हो रहा है तो दोनों की फंक्शनिंग तो सेम है, सिक्रीट करना, बट इनका क्या है कि इनके स्ट्रक्चर की वो एक सिंगल सेल का फॉर्म हुआ है, ठीक है, या फिर मल्टी सेलुलर है, इसके बेसिस पे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है, तो अगर हम देखें कि हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल में जो एपिथेलियम जो है वो इनर लाइनिंग होती है, उसकी इनर लाइनिंग से क्या होता है कि वहां से सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो वहां पे अगर इसको बात करें तो स्टमक में जो सिक्रीट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो सिक्रीशन एक यूनिसेलुलर ग्लैंड के थ्रू होता है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर अगर बात करें इसकी, तो हम लोग के बकल कैविटी में जो ये प्रेजेंट है स्लैवरी ग्लैंड, जिससे कि स्लाइवा सिक्रीट होता है। और स्लाइवा तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे भाई, स्लाइवा के थ्रू आपको कई चीजें, आपकी कई एक्टिविटी जो है वो एक तरीके से इसके थ्रू रिएक्ट करके आपको तुरंत पता चल जाता है। जैसे अभी देखो, अभी चल रहा है लॉकडाउन का समय, और क्या कई दिनों से हमारे कानों ने क्या नहीं सुना है, किसी स्पेशल चीज की साउंड, और वो साउंड है ठक ठक ठक। अगर ठक 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 की आवाज आती है तो तुरंत समझ में आता है, पहला तो अपना जो हाथ है वो अपनी जेब में जाता है, नहीं है तो पापा मम्मी किसी से रिक्वेस्ट करके अब जाते हो, और ये इंडिकेशन आपको देता कौन है भाई, तभी आप ये समझ पाओगे पूरा चैप्टर, क्योंकि उसमें आ जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो आपको जब खटखट की आवाज सुनाई देती है तो सुना किसने, सुना अपने आपके कानों ने। और वर्क कौन करता है भाई, वर्क करता है आपका टंग। क्या करता है भाई, स्लाइवेशन होना शुरू हो जाता है, स्लाइवा बनना शुरू हो जाता है, और वो स्लाइवा आपके दूसरे मूवमेंट को भी वर्क कराना शुरू कर देता है, दैट इज द मस्कुलर मूवमेंट। क्यों, क्योंकि आप मूव करते हो, जाते हो चाट की, वो जो स्पेशल चाट बेचने वाला है उसके पास जाते हो और आप चाट खाते हो। ठीक है, तो वो परचेस करने के लिए वहां पे देखो इन्हीं सारी चीजों को पढ़ना है। जब ये सारी चीजों को आप एकदम क्लियर समझ जाओगे ना, और एक एक बंदे के बारे में आप जानने लगोगे कि किस टाइम कौन सा मतलब लिमिटेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज का, जब आप इन सारी चीजों को जानोगे तो वो भी लिमिट समझ जाओगे कि किसी ह्यूमन की लिमिट होती क्या है। तो इसी का फायदा अगर आपको लेना है तो आपको पूरा का पूरा जो नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का नॉलेज तो वैसे भी लोग लेते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मैक्सिमम जो सब्जेक्ट का नॉलेज आप लेते हो ना, वो थ्योरेटिकल टाइप का लेते हो, कभी आप उसको अपनी डेली लाइफ से उसको एक साथ कोरिलेट नहीं करते हो। और अगर आपने अपने नॉलेज को कोरिलेट करके नहीं पढ़ा तो आप जब तक रटोगे
मतलब लर्न करोगे, तब तक तो वो आपके पास रहेगा। और अगर आपने उसको लर्न करना छोड़ दिया तो वो आपके पास से एकदम बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें लर्न करना ही नहीं है, क्योंकि लर्न करने का जो मतलब है मेरे अकॉर्डिंग भूल जाना। अगर आपको भूलना है, ये कंफर्म हो जाना, अगर तुम्हें भूलना है तो लर्न करो, और अगर नहीं भूलना है तो रिवाइज करो। लर्न मत करो, उसको रीड करो, एक एक चीजों को रीड करो। रीड करने से हमारी जो मेमोरी है उसको क्या करता है, उसको एक साथ कोरिलेट करता है, और हमारी टेम्परेरी मेमोरी से वो इंफॉर्मेशन हमारे परमानेंट मेमोरी में क्या होता है, सेव्ड हो जाता है। और अगर वहां पे वो एक बार सेव हो गया तो आप ये समझ जाओ कि आपको फर्दर कभी भी ये चीज दोबारा लर्न करने की जरूरत नहीं होगी। आप ऐसे बुक को खोलोगे, एक बार देखोगे, एक बार रीड करोगे, और ऑटोमेटिक आपकी सारी की सारी जो चीजें है ना वो मेमोराइज हो जाएंगे। आप सिंपल सा एग्जांपल देखो, ये तो आज मैंने ये टॉपिक अपना फिनिश कर दिया है। अब ये जो चीज बता रहा हूं मैं, यही चीज आपके लिए पूरे टॉपिक में वर्क करेगी, और अगर आपने इसको फॉलो किया तो मुझे नहीं लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं होगे। यहां पे देखो, यहां पे हमें केवल टॉपिक आज अपनी खत्म करनी थी, सिंपल एपिथेलियम एंड देयर टाइप्स। ठीक है, यहां तक मुझे ये टॉपिक फिनिश करनी थी। अभी जो मैं बता रहा हूं वो जान लेना। इसमें क्या होता है कि जब आप चीजों को, जैसे आप फर्स्ट टाइम जब अपने स्कूल जाते हो, किसी भी स्कूल में या किसी भी मार्केट में जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो, तो उस फर्स्ट टाइम के ड्यूरेशन में होता क्या है, उस फर्स्ट टाइम में जब आप गए तो आप किसी के साथ जा रहे हो, आप आस पास पड़ोस के लोगों को देखते हो, सबको देखते हो कि हाँ भाई ये है, यहां से हमने टर्न किया, इस साइड से टर्न किया। तो इसकी टर्निंग जो होती है, इस टर्निंग को आप देखते हो, इधर से घूम रहे हैं, इधर से घूम रहे हैं, आप याद करते हो। दोबारा जब जाते हो फिर भी आपको याद करके जाना पड़ता है। तीसरी बार जाते हो तब भी आपको लर्न करके जाना पड़ता है। लेकिन चौथी बार जब आप अपने फ्रेंड के साथ जाते हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत सिंपल सा काम होता है। आप अपने फ्रेंड के साथ बातें करते जाते हो और आपका ऑटोमेटिक पैर आगे की तरफ चलता चला जाता है। आप कभी नहीं पूछते। आप जब आप एडमिशन लेते हो स्कूल्स में, तो वहां पे भी आपको पहले दिन आपको रूम जो है वो देखना पड़ता है, भाई यहां से मुझे इस सेकेंड रूम में जाना है या थर्ड रूम में जाना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि उसको हमेशा याद करते हो क्या? चलो दूसरा बता देता हूं। आपके क्लासरूम में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो आप मुझे ये बता दो कि उन 30 स्टूडेंट्स का नेम आपने कभी कॉपी पे नोट करके लर्न किया है क्या? गीता गीता गीता, सीता सीता सीता, कभी लर्न किया है? नहीं किया। लेकिन आप भूलते क्यों हैं? क्योंकि आप ये टॉपिक का आप बार बार लिखोगे और याद करोगे। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, देयर टाइप, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, क्योंकि आप जानते हो कि ये हम भूल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको भूलना नहीं है, अगर आपको भूलना नहीं है तो आपको मेरा केवल ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि चैप्टर को लर्न नहीं करना है, रीड करना है, और रीड बार बार करना है, रिवाइज करते रहना है। ठीक है, रिवाइज करते करते ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और जो नेक्स्ट होगा वो अगले वीडियो में हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।